हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। लास्ट के वीडियो में हमने बेसिक ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन टॉपिक ये कवर किया था। वहाँ पे हमने नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस का टॉपिक है, दैट इज़ योर बेसिकली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तक कवर किया था। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो स्ट्रेस स्ट्रेन का टॉपिक है। उसमें हमारा बेसिक ईयर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है, या इसको और भी क्या कहा जाता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ओके, तो बेसिकली जब हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स की बात करते हैं, तो जब हम किसी भी इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में पूछेंगे तो बेसिकली दो प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। फर्स्ट इज योर डक्टिलिटी, अनदर इज योर ब्रिटलनेस। ओके, तो मटेरियल जो हम यूज करते हैं फॉर एनी फॉर मेकिंग एनी पार्ट्स और फॉर डिजाइनिंग ऑफ एनी पार्ट, तो बेसिकली दो प्रॉपर्टीज को या दो टाइप के मटेरियल को हम कंसिडर करते हैं। फर्स्ट इज योर डक्टाइल मटेरियल एंड अनदर इज योर ब्रिटल मटेरियल्स। ओके, तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ओके, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि इंजीनियरिंग टॉपिक्स को या जो भी सब्जेक्ट है उसको आप लोगों को समझने के लिए दो क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के पास हमेशा होने चाहिए। ओके, हाउ वी आर रीडिंग एंड व्हाई वी आर रीडिंग। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, तो हाउ वी आर रीडिंग दिस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ओके, तो वी आर रीडिंग दिस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बिकॉज वी आर अंडर गोइंग अ टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ मटेरियल। ओके, which material? First is your ductile, another will be your brittle material. Okay, तो टेस्टिंग हम किस में कर रहे हैं? तो जनरली इट इज डन इन अ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। आप लोगों ने अपने इंजीनियरिंग जो मटेरियल टेस्टिंग लैब है उसमें एक यूटीएम देखा होगा, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ओके, तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कहाँ से इवॉल्व हो रहा है, हाउ वी आर गेटिंग द डायग्राम और हाउ वी आर डूइंग इट। सो वी आर डूइंग द टेस्टिंग, टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ अ मटेरियल इन अ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ओके, तो यूटीएम आपको आपके लैब में देखने को मिला होगा, आपने देखा भी होगा। ये फ्लूइड प्रेशर पे वर्क करता है। ओके, और इससे हम यूनिवर्सल कहने का मतलब है बिकॉज इसमें हम शेयर, बेंडिंग एंड टेंसाइल टेस्टिंग, कंप्रेसिव टेस्टिंग मटेरियल्स की एक साथ एक ही मशीन में ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज दिस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व? हाउ वी आर रीडिंग में हमने देख लिया, वी आर डीलिंग विद द टेस्टिंग ऑफ अ डक्टाइल मटेरियल इन अ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। एंड व्हाई वी आर डूइंग दिस? सो व्हाई वी आर डूइंग दिस का आंसर आप लोगों को इस कर्व से पता चल जाएगा कि why we are doing this stress strain diagram or why we are doing this testing in a universal testing machine. Okay, so if a ductile bar of uniform cross section subjected to gradually increasing axial tensile forces, देखिएगा इंजीनियरिंग में जो भी सेंटेंस या जो भी स्टेटमेंट आप लोग लिखते हैं हर एक वर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। ठीक है, फर्स्ट इज दिस वन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस चीज को याद रखिएगा, इसका मैं कर्व कंप्लीट होने के बाद आपको बताऊंगा कि व्हाई वी आर कंसिडरिंग दिस इज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, subjected to gradually increasing axial tensile forces। ठीक है, axial means, एक्सियल मीन दैट इज जो भी एक लॉन्गिट्यूडनल मेंबर होगा या जो भी हमारा स्पेसिमेन है उसकी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट विल बी कॉल्ड एज अ एक्सियल। ओके, एंड टेंसाइल फोर्सेस दैट मींस फोर्स दैट टेंड्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ समझने के लिए, और ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। ओके, एक्सियल टेंसाइल फोर्स, देयर इज अ टेंसाइल फोर्स व्हिच इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, धीरे धीरे वो फोर्स जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है। ओके, स्ट्रेस के टॉपिक में आप लोगों ने देखना था द स्ट्रेस सिग्मा। ओके, नॉर्मल स्ट्रेस की बात हो रही है, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू योर लोड। ठीक है, तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू लोड व्हेन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब समझिए हमने यूनिफॉर्म वर्ड यूज किया, दैट मीन्स हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कांस्टेंट है। ठीक है, so then we are saying that we have a cross sectional area is constant, so in that case sigma will proportional to your load, sigma will be proportional to your p। ठीक है, तो डक्टाइल मटेरियल के लिए जब हम देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है, तो व्हाई वी आर डूइंग इज, सो वी आर डूइंग टिल द फेलियर ऑफ द बार ऑकर्स। ठीक है, फेलियर तक हमको देखना है कि मटेरियल का बिहेवियर किस तरीके से रहता है और हमको उसके क्या क्या आउटपुट या क्यों क्यों स्पेसिफिक पॉइंट्स जो हैं वो कर्व में देखने को मिलते हैं, कर्व किस तरीके से मूव करता है वो हमको समझना है। ठीक है, when
द स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट कर्व में बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्टार्ट कहाँ से होता है। ओके, दिस इज योर स्ट्रेस पोर्शन इन योर वाई एक्सिस, स्ट्रेन विल बी योर एक्स एक्सिस। ठीक है, स्ट्रेस इन वाई एक्सिस, स्ट्रेन इन वाई एक्सिस कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि तो जो इंडिपेंडेंट चीजें होती हैं, ठीक है, आउट ऑफ द टू मीन्स यू कैसे मेंबर, जो स्ट्रेस हो गया एक मेंबर है, स्ट्रेन अदर मेंबर है, तो जो इंडिपेंडेंट मेंबर होगा दैट विल बी प्लॉटेड इन द एक्स एक्सिस, और जो डिपेंडेंट है वो प्लॉट होगा आपका वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हर कर्व जो भी आप लोग ड्रॉ करते हैं उसका यही कॉन्सेप्ट होता है। गॉट इट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जब आप ओरिजिन पे देखेंगे तो स्ट्रेस विल बी जीरो, स्ट्रेन विल बी जीरो। ठीक है, मेंबर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का है, वो उस पर कोई भी लोडिंग नहीं है, उसने एक भी डिफॉर्मेशन नहीं शो किया है। ओके, सो द टाइम वी स्टार्ट द इंक्रीज ऑफ लोड, ठीक है, जैसे ही हम लोड धीरे से इंक्रीज करते हैं द बॉडी विल स्टार्ट टू डिफॉर्म। ठीक है, आप लोग ये जो कर्व यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो लाइन आपके आगे ऐसे मूव कर रही है, ओके, सो दिस लाइन इज मूविंग that with increase of load there is a deformation in the body. Okay, जैसे ही हम धीरे धीरे लोड इंक्रीज करते जाएंगे, देखिएगा एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखेगा, आप लोग स्ट्रेस इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, आप लोग लोड इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, एंड एरिया कांस्टेंट है, सो इन दैट केस स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू योर लोड, सो इन दैट केस स्ट्रेस आप लोगों का इंक्रीज होगा। ठीक है, तो स्ट्रेस इंक्रीज होगा, देन आप लोगों ने कल के वीडियो में देखा होगा कि वी हैव स्टडी अबाउट द हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ओके, बट अप टू व्हाट लिमिट, सो अप टू दिस प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे दिस 0 टू ए, ठीक है, ये जो पॉइंट ए आप लोगों को दिख रहा है फर्स्ट पॉइंट, this proportion is absolutely straight where the stress is proportional to strain and material obeys Hooke's law। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0 टू ए लाइन आप लोगों की क्या कहलाती है और ये किस पे डिपेंड करता है, तो दिस इज बेसिस ऑन द हुक्स लॉ दैट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। तो ये जो पॉइंट 0 टू ए है ये आप लोगों का प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट कहलाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को लिखा है द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट पॉइंट ए इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, now portion A to B, Hooke's law is not obeyed although the material will still be elastic, the point B indicates the elastic limit। Okay, now from A to B, ठीक है, up to B, that means 0 to B you can say there is a elastic limit। Elastic limit, that means on the removal of load the body will regain its original shape। ठीक है, बट हुक्स लॉ कहाँ तक फॉलो हो रहा है, 0 टू ए अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो। ठीक है, कर्व आप लोगों को शो कर देगा एग्जाम में, और यहाँ पे आप लोगों से पूछ सकता है कि अप टू पॉइंट बी दिस इज अ प्लास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट ओबेज हुक्स लॉ, और इट इज एन इलास्टोप्लास्टिक रीजन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अप टू बी इट इज अ प्लास्टिक लिमिट। क्लियर? नाउ पोर्शन बी टू सी, in this portion, the metal shows a strain even without increase in stress, and the strain is not fully returned when load is removed। Okay, तो बेसिकली आपका जो ये BC पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन क्या कहलाता है आपका इलास्टोप्लास्टिक रीजन। ठीक है, दिस B टू दिस C, ठीक है, ये कहलाएगा आप लोगों का इलास्टोप्लास्टिक रीजन। दैट मीन्स ऑन रिमूवल ऑफ लोड यू कांट से द मटेरियल विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। ठीक है, दैट मीन्स अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी से प्लास्टिक प्रॉपर्टी की तरफ मूव कर रहा है मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल की बात हो रही है, याद रखिएगा। ठीक है, नाउ पोर्शन सी डी, yielding start in this portion and there is a drop of stress at the point D directly after yielding begin at C। The point D is termed as lower yield point and C is called as upper yielding point। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है फ्रॉम दिस B टू C देन C टू D। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रॉम C बेसिकली जो आप लोग बोल रहे हैं अपर यील्ड पॉइंट। ठीक है, D is called as your lower yielding point। Now what is this yielding phenomena? Yielding states that, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, कभी कभी स्टेटमेंट पूछ सकता है व्हाट इज यील्डिंग, या अपर यील्ड पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट के बीच में से डिफरेंस पूछ सकता है। ठीक है, सो व्हाट इज यील्डिंग? Yielding is a phenomena in which there is no further increase of load, okay, but there is deformation in the body। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक पॉइंट हमको ये कर्व मिल रहा है सी पे, दूसरा पॉइंट मिल रहा है डी। ओके, सो व्हाट इज सी? दिस इज अपर यील्डिंग पॉइंट, दैट मींस वेयर द यील्डिंग स्टार्ट्स।
ठीक है। एंड व्हाट इज डी? डी इज बेसिकली कॉल्ड एज अ लोअर यील्ड पॉइंट वेयर द बेसिक इम्पैक्ट और बेसिक इफेक्ट ऑफ यील्डिंग एंड्स अप। ठीक है, यहां से आपकी यील्डिंग स्टार्ट होती है। यील्डिंग दैट मीन्स अब बॉडी में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, B2C was your elastoplastic region. Now C is your sort of plastic region where yielding starts and the lower yield point D where your yielding ends. ठीक है, ये जो आप लोग पोर्शन देख रहे हैं A to D, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है, यहाँ से 4-6 क्वेश्चन आराम से आप लोगों के रेज हो सकते हैं। ठीक है, आइदर हुक्स लॉ पूछ सकता है, इलास्टोप्लास्टिक रीजन पूछ सकता है, यील्डिंग फिनोमिना पूछ सकता है। ठीक है, तो अप टू डी यू हैव गॉट नाउ योर लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, नाउ C to D you got yield point, the point is lower yield point, C is upper yield point. Now portion DE. After yielding has taken place, further straining takes place in the portion by increasing the stress and strain curve continues up to the point A, 100 times of that of the portion OA at point E. ठीक है, अब ये आप लोगों को समझना है। बेसिकली ये जो कर्व है, नॉर्मल अगर आप लोग ड्रॉ करते हैं फ्री हैंड में तो आप लोग सीधे ऐसा रेज करके सीधे ऊपर की तरफ ले जाके पॉइंट ही शो कर देते हैं। ठीक है, बट अगर आप लोग एक्चुअल डायग्राम इसका जब बनाएंगे, सो यू विल गेट after D you will get a sort of zigzag portion, okay, and then again your curve raises and reaches to point E. What is that curvature? That is basically called as your strain hardening. ठीक है, ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा है कि विच पोर्शन यू कैन शो देयर इज अ स्ट्रेन हार्डनिंग इन द मटेरियल। तो ये होता है आप लोगों का जब ये मटेरियल अपने प्लास्टिक रीजन में पहुंच चुका है एंड देन a reverse loading is applied on the material. अब reverse loading क्या है आप लोग ये पूछेंगे, तो reverse loading वो होती है कि that loading starts from the value 0, reaches up to at amplitude suppose sigma m, you can say maximum stress, and then again goes down to 0. ठीक है, साइनोसोडल कर्व आप लोगों ने देखा होगा, तो वो कर्व बेसिकली पहले पॉजिटिव हाफ में रहता है, देन इट गोज टू नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। बट रिवर्स लोडिंग के केस में ऐसा नहीं होता। रिवर्स लोडिंग दैट मीन्स ये होगा कि द कर्व मूव्स इन द पॉजिटिव रीजन, देन रीचेस टू जीरो, देन अगेन रीचेस टू द पॉजिटिव, देन जीरो। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस बेसिकली, अगर आप लोगों को एग्जांपल देके समझाया जाए तो एक पीस ऑफ पेपर आप लोग ले लीजिए। पेपर को आप लोग पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा, वो आपका फिनोमिना होता है दिस C to D। ये होगा आप लोगों का यील्डिंग कि वो मटेरियल, कंसीडर इट इज अ डक्टाइल मटेरियल, उसको आप छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लीजिए। ठीक है, तो वो हो गया आप लोगों का यील्डिंग फिनोमिना। तो जैसे जैसे यील्डिंग आप लोग तोड़ते जाएंगे और उसको हल्का सा ऐसा श्रिंक करते जाइएगा, तो आप लोग देखेंगे जो पीस ऑफ पेपर पहले बहुत सॉफ्ट हुआ करता था, ठीक है, अब वो थोड़ा हार्ड हो रहा है। तो जैसे जैसे ही आप उसमें रिवर्स लोडिंग, जैसे आप लोग ऐसे हैंड को ट्विस्ट करेंगे, ठीक है, एक बार आप लोग ज्यादा उसमें लोड अप्लाई करेंगे, देन फिर से वो जीरो होता है, फिर से लोड अप्लाई करेंगे, फिर से जीरो। ठीक है, लोड प्लस जीरो। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक तरह से आप लोगों की स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमिना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि विथ ए शॉर्ट ऑफ रिवर्स लोडिंग कंडीशन द बॉडी गेन्स द हार्डनेस और बॉडी हार्डन्स। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि आप लोगों का मटेरियल प्योरली प्लास्टिक फॉर्म में आ चुका है एंड इन ऑर्डर टू गेट मोर डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल यू हैव टू इंक्रीज द लोड। ठीक है, तो ये जो डी से ई का पोर्शन है, ओके, यहाँ पे आप लोगों की स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमिना होती है और फ्रॉम हाफ ऑफ द दिस डी टू ई का यू कैन से स्ट्रेन हार्डनिंग होगी। नाउ इन ऑर्डर टू गेट द मोर डिफॉर्मेशन, ठीक है, हमको क्या करना है, अप टू द एंड मटेरियल किस पॉइंट पे फ्रैक्चर होगा वहां तक हमको कर्व को लेके चलना है। ठीक है, नाउ अगर कोई मटेरियल बहुत हार्ड हो चुका है तब हमको अगर उसको डिफॉर्म करना है, दैट मीन्स वी ऑर्डर टू इंक्रीज अवर लोडिंग कंडीशन या इन ऑर्डर टू इंक्रीज अवर लोड। ठीक है, तो लोड जैसे भी हम इंक्रीज करेंगे तो लोड इंक्रीज करने पे क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा कांस्टेंट है, तो ये जो फिनोमेना आप लोग देख रहे हैं कर्व डी से ई की तरफ राइज हो रहा है। ठीक है, this is just because we are increasing the load, hence the strain occurs and the stress increases। ठीक है, लोड इंक्रीज होगा तो स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है। ओके, नाउ वी रीचेस अ पॉइंट ई। ठीक है, अब ये पॉइंट ई क्या है, यहाँ आप लोग देखेंगे strain in this portion is about 100 times that of the portion OA at point E।
यहाँ पे बेसिकली आप लोगों का जो स्ट्रेन है, ठीक है, जितना आपने 0 टू ए इंक्रीज किया था ये इलास्टिक लिमिट पे, सॉरी प्रोपोर्शनल लिमिट पे, उतना ही आपका अप टू पॉइंट 100 टाइम्स उससे ज्यादा कहीं बॉडी डिफॉर्म हो चुकी है। गॉट इट? नाउ आफ्टर पॉइंट ई द बार बिगन्स टू फॉर्म अ लोकल नेक। अब ये लोकल नेक क्या होता है वो आप लोग देखिएगा। नेकिंग फिनोमिना आप लोगों ने देखा होगा, दिस इज योर फेस, दिस इज योर नेक, ठीक है। तो नेकिंग क्या होती है? देयर इज रिडक्शन इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बार था, यूनिफॉर्म था, बट यहाँ से नेकिंग हो रही है, दैट मीन्स बॉडी अब टोटली डिफॉर्म हो रहा है। हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, एज पर टेस्टिंग डिक्रीज हो रहा है। स्टेटमेंट क्लियर सुन लीजिएगा, एज पर टेस्टिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। बट हमने क्या ज्यूम करके चला, कर्व ड्रॉ करते समय देयर विल बी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो जो कर्व है, जो मैंने बोला था कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बाद में बताऊंगा कर्व को डिस्क्राइब करते टाइम, ये याद रखिएगा, अगर आप लोगों का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने यूनिफॉर्म कंसिडर नहीं किया है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, दिस स्ट्रेस इफ लोड इज कांस्टेंट, ठीक है, एक कांस्टेंट लोड आप लोग ले लीजिए, अगर लोड कांस्टेंट है तो स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। तो उस केस में क्या होना चाहिए था, आफ्टर दिस ई, यहाँ पे आप लोगों का नेकिंग फिनोमिना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो अब आफ्टर ई व्हाट यू विल गेट कि अगर हमारा एरिया यूनिफॉर्म नहीं होता, एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के कॉन्सेप्ट में क्या होगा, इफ एरिया डिक्रीज है स्ट्रेस विल इंक्रीज, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होगी, आपका कर्व तो इस तरह ऊपर जाना चाहिए, ये एफ की तरफ डाउन ना हो कि इट विल मूव टुवर्ड्स अपवर्ड्स, ओके, बट यहाँ पे हमारा कर्व एफ की तरफ नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाई देयर इज डिफरेंस बिटवीन इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंस आप लोगों को यहीं से शो हो जाता है। दिस कर्व व्हाट वी आर डीलिंग हियर इज योर इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है, वेयर वी हैव एज्यूम द एरिया इज यूनिफॉर्म, ठीक है। तो एरिया के बारे में आप लोगों को नहीं सोचना है, बट नेकिंग स्टार्ट हो रही है, फिर हमारा कर्व नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, ओके। सो व्हाट हैपन व्हेन नेकिंग स्टार्ट, तो बॉडी ऑलरेडी प्लास्टिक में बहुत ज्यादा प्लास्टिसिटी गेन कर चुका है और बॉडी बहुत डिफॉर्म हो चुकी है। नाउ इन ऑर्डर टू गेट नेकिंग, नेकिंग से क्या होता जा रहा है, अब एट द पॉइंट ऑफ लोड, जैसे जैसे आप लोगों का धीरे धीरे आप लोग लोड कम करेंगे, नेकिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी, एंड एट पॉइंट एफ, ठीक है, द मटेरियल विल ब्रेक, ओके। दिस एफ इज योर अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोला जाता है, ठीक है, द मैक्सिमल पॉसिबल स्ट्रेंथ दैट द मटेरियल कैन अटेन। लास्ट में हम प्रॉपर्टीज देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज इस कर्व से हमको मिल रही है, ओके। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। बॉडी स्पेसिमेन जो है या बॉडी हमने जो कंसिडर किया है वो यहाँ पे फ्रैक्चर हो जा रहा है, ओके। किस फॉर्म में फ्रैक्चर होगा वो हमको देखने को मिलेगा। पॉइंट टी एफ, द लोड इज फॉलिंग आउट फ्रॉम मैक्सिमम एट द फ्रैक्चर एफ टेक्स प्लेस, द पॉइंट एफ इज टर्म्ड एज फ्रैक्चर ब्रेकिंग पॉइंट एंड द आइडेंटिकल स्ट्रेस इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस, फ्रैक्चर पॉइंट या फ्रैक्चर स्ट्रेस, ये तीनों चीज आप लोग इसमें बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब डक्टाइल मटेरियल फ्रैक्चर पॉइंट पे ब्रेक होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज योर अल्टीमेट स्ट्रेस, या फ्रैक्चर स्ट्रेस या ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है, तीनों सेम है। सेकंड क्वेश्चन रेज क्या होता है आप लोगों का कि व्हाट एग्जैक्ट शेप द डक्टाइल मटेरियल ब्रेक्स इन अ टेंसाइल टेस्टिंग एंड इन यूटीएम, ठीक है। तो वो आप लोगों का होता है, इट इज इन अ फॉर्म ऑफ कप एंड कोन स्ट्रक्चर, ठीक है। कोन आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस शेप का होता है, ठीक है। कप आप लोग देखेंगे ऐसा होता है, तो कुछ इस शेप में बॉडी हमारी ब्रेक होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, जनरली एग्जाम्स में पूछा है कि इन विच शेप या इन विच स्ट्रक्चर द डक्टाइल मटेरियल फेल्स इन अ यूटीएम, ठीक है। तो फ्रैक्चर पे कप एंड कोन स्ट्रक्चर में फेल होगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिएगा, ये हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था, तो आफ्टर ई द कर्व मूव्स डाउनवर्ड और एफ पे आके वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। बट अगर हम ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करें, तो दिस कर्व विल मूव अपवर्ड्स और कुछ इस पॉइंट पे आके आप लोगों का वो कर्व फिनिश होगा, यहाँ पे हमको ब्रेक फ्रैक्चर मिलेगा, ठीक है। रीजन वाई,
जो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इन दैट कंडीशन वी कंसिडर इंस्टेंटेनियस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप लोग कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, वहां जो आप लोगों को क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा, ठीक है, दैट विल बी योर दैट विल गिव योर स्ट्रेस वैल्यू एंड फ्रॉम देयर यू विल ड्रॉ द कर्व। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, ये भी पूछता है, ये एक इंटरव्यू शॉर्ट ऑफ क्वेश्चन भी है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस यही है, उसमें हम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन में, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हम इंस्टेंटेनियस एरिया लेते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सो दिस इज बेसिकली योर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। 0 to A इज योर प्रोपोर्शनल लिमिट, 0 to B इज योर इलास्टिक लिमिट। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इलास्टिक लिमिट इज अंडर प्रोपोर्शनल लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट इज अंडर इलास्टिक लिमिट। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट आप लोगों का सही है। B to C is your elastoplastic region. C is your yielding point. Okay. On C, on removal of load, the body didn't regain its shape and the yielding starts. ठीक है, स्ट्रक्चर जो है मॉलिकुलर स्ट्रक्चर मटेरियल का वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है अप टू पॉइंट D। ठीक है, वेयर द yielding completes. Now the material gains hardening. ठीक है, material gains hardens. So on this we apply this D2 is your basically you can say a strain hardening phenomena. Okay, so in order to deform a very hard surface we need to increase the load। जैसे हम लोड इंक्रीज करेंगे E पॉइंट पे नेकिंग स्टार्ट होती है। याद रखिएगा, नेकिंग फिनोमिना अपने बॉडी को समझ लीजिए आप लोग, दिस इज फेस दिस इज नेक, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है, तो सेम हमारा बार भी उसी तरीके से डिफॉर्म होने की कोशिश करेगा। ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट E two curves departs. First is a true stress strain curve towards upwards and engineering stress strain curve toward downward. This point F will be ultimate stress, ultimate strain, breaking stress और fracture stress। ठीक है, and this is called as a fracture point। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद हम इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे कि इस कर्व से हमको क्या क्या प्रॉपर्टीज देखने को समझने को मिल रही है। ठीक है, वाई वी आर डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे क्लियर होगा आप लोगों को। सो दिस वाज द इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर योर डक्टाइल मटेरियल। ओके, नाउ मूविंग ऑन, सेकंड मटेरियल जो होता है हम लोगों का इंजीनियरिंग में वो होता है ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, सो ब्रिटल मटेरियल which shows very small elongation before the fracture are called brittle material. Shape of curve for high carbon concrete, high or brittle is shown in figure. For most ductile material, the permanent elongation is less than 10%. Okay, तो जैसे आप लोग देखेंगे ये जो आप लोगों का कर्व है, आखिरी में मैंने ये तीनों आप लोगों के लिए एक साथ लेके आया हूँ। दिस इज फॉर ए डक्टाइल मटेरियल, जैसा आप लोगों ने अभी शेप देखा था। ठीक है, नाउ वेयर इज डक्टाइल ब्रिटल, दिस इज योर ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, very little strain with a high stress. The fracture of material is sudden with little or no plastic deformation. वहाँ पे कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा, इलास्टिक रीजन क्रॉस करते ही मटेरियल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, बट डक्टाइल मटेरियल में इलास्टिक प्लास्टिक दोनों प्रॉपर्टी होने की वजह से वो प्लास्टिक रीजन में आके डिफॉर्म होता है या ब्रेक होता है। क्लियर है? सो बेसिक डिफरेंस आप लोगों का क्या है अगर ब्रिटल मटेरियल डक्टाइल मटेरियल में आप लोग देखना चाहेंगे तो। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ब्रिटल मटेरियल में दिस कर्व इन ए वेरी शॉर्ट ऑफ बेंड एंड अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पर डक्टाइल मटेरियल का कर्व फुल मूव करेगा एंड देन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट यू विल गेट द फ्रैक्चर। ओके, दिस कर्व इज अ प्लास्टिक मटेरियल, वेरी स्मॉल इलास्टिक रीजन। ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल के लिए क्या होगा, उसमें ज़्यादा लोड आपको इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस ज़्यादा होगा नहीं करेगा, यू विल गेट more amount of strain with less amount of stress। Okay, and at a point you will get the fracture। Okay, a strong material which is not ductile, steel wires, stretch wire, etc., and breaks suddenly। Okay, so this curves okay also depends on the percentage of carbon of in a engineering material। जितना percentage of carbon है उस basis पे भी curve को हम define कर सकते हैं। ductile material steel होगा उसमें percentage of carbon कम रहता है। brittle अगर हम बात की जाए हमारे कास्ट आयरन की तो उसमें percentage of carbon ज़्यादा रहता है, इसलिए वो material somehow इस particular point पे break होगा। ठीक है, तो ये है आप लोगों का basically brittle material के लिए। strong material जो ductile नहीं है but more brittle than ductile। थर्ड वन इज योर डक्टाइल मटेरियल, फोर्थ वन इज योर प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, ये कर्व को आप लोग एक बार देख के समझ जाएगा, कोई ऐसा कर्व एग्जाम में आप लोगों को देख के पूछ सकता है कि सपोज दिस इज कर्व नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4।
ओके, आउट ऑफ 1 2 3 4 विच वन इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर योर डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, तो आप लोगों को ये 3 नंबर वाला क्लिक करना है कि दिस इज योर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर अ डक्टाइल मटेरियल। क्लियर है? ओके, नाउ अभी तक हमने जो देखा था, हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख लिया डक्टाइल मटेरियल के लिए, हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख लिया ब्रिटल मटेरियल के लिए। नाउ कम्स द प्रिंसिपल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ओके, अब ये प्रॉपर्टीज कहाँ से मिल रही हैं हमको? दिस इज बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मटेरियल विच डिस्क्राइब देयर बिहेवियर अंडर एक्सटर्नल लोड्स। ओके, ये क्या कहलाती है आप लोगों की? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्यों जानना जरूरी है? बिकॉज इट हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। आपको कोई भी चीज डिफाइन करनी है मैकेनिकल में, एन नंबर्स ऑफ मटेरियल है जो आप लोगों को बनाने होते हैं। सपोज शाफ्ट है आप लोगों का, बेयरिंग्स होते हैं, ठीक है, फ्लाई व्हील पोर्शन है, गाड़ी के जो आप लोगों के व्हील के रिम्स होते हैं वो आप लोग, मतलब एन नंबर ऑफ मटेरियल्स यू कैन गेट जो आप लोगों को डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, या प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन होना है उसका। बट आप कोई भी मटेरियल यूज करके आप उसको डिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो मटेरियल सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, तो वो चीजें आप लोगों को आज समझनी है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी व्हाट यू आर गेटिंग इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ लोड इट डिफॉर्म्स बट ऑन रिमूवल ऑफ लोड इट रिगेन इट्स शेप। ठीक है, द ग्रेटेस्ट स्टेट द मटेरियल कैन विथस्टैंड विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, जहां तक बॉडी ऑन रिमूवल ऑफ लोड अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर सकती है, ठीक है, that last limit will be called as your elastic limit, and that property of material will be called as elasticity. ठीक है, what is plasticity? Plasticity is ability to undergo permanent deformation without failure. ठीक है, यहाँ पे बॉडी अपना ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं कर सकती, there will be deformation in the body from its original shape. ठीक है, प्लास्टिसिटी इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वाइडली यूज्ड इन सेवरल मशीनिंग प्रोसेस फॉर्मिंग शेपिंग। मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी मटेरियल आप लोग बना रहे हैं, ठीक है, व्हाट इज दिस फॉर्मिंग शेपिंग एक्सट्रूडिंग, दिस ऑल आर योर शॉर्ट ऑफ मशीन टूल। ठीक है, तो उस ऑपरेशन के लिए आप लोगों को पहले ये क्लियर होना पड़ेगा कि हमारे मटेरियल के क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, प्लास्टिसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखिएगा कि प्लास्टिसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन डक्टिलिटी। ठीक है, व्हाट इज डक्टिलिटी? ये वर्ड हमने आपने डक्टाइल मटेरियल देखा, तो ये भी आप लोग टर्म समझिए कि डक्टिलिटी क्या होती है। enables टू ड्रॉ onto थिन वायर विद एप्लीकेशन ऑफ लोड। ठीक है, तो अब ये जो टर्म है ना एप्लीकेशन ऑफ लोड, यहाँ पे थोड़ा सा अनक्लियर है, तो पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। किस तरीके का लोड हो रहा है डक्टिलिटी के लिए? तो हम क्या बोल रहे हैं? ड्रॉ इनटू थिन वायर। जब आपको किसी चीज को, थोड़े एक मोटा आप लोगों का कंपोनेंट है, उसको आपको वायर के फॉर्म में ड्रॉ करना है, तो दैट मीन्स यू विल अप्लाई अ टेंसाइल लोड। ठीक है, टेंसाइल लोडिंग आप लोग अप्लाई करेंगे तब आपका मटेरियल जो है थिन फॉर्म में डिफॉर्म होगा। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन ऑफ लोड होगा दैट विल बी अ टेंसाइल लोड। ओके, नाउ डक्टाइल मटेरियल सच एज माइल्ड स्टील, वायर ऑफ गोल्ड, वापर एटसेट्रा आर ड्रॉन बाय एक्सट्रूजन और बाय पुलिंग थ्रू अ होल। ठीक है, ये जो वर्ड पुल आ गया ना, समझ जाइए दिस इज अ टेंसाइल लोडिंग कंडीशन। पूछता है डक्टिलिटी में किस तरीके की लोड होगी। ओके, तो व्हाट काइंड ऑफ लोड इज शोन फॉर अ मटेरियल हैविंग अ डक्टाइल प्रॉपर्टी? so there will be a, they are good in tensile. ठीक है, the ductility decreases with increase of temperature. important point है, नोट करके रखिएगा। ठीक है, the percentage elongation and the reduction in area and tension are often used as empirical measures of ductility. ठीक है, पहले ही मैंने बताया था कि why we are doing that, why we are taking out that stress strain का टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं हम, इन्हीं सब चीजों को समझने के लिए। लाइक परसेंटेज एलोंगेशन हमको मिल जाएगा, ठीक है, बॉडी कितनी एलोंगेट हो रही है, ओके, इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ, फाइनल इनिशियल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, या इनिशियल लेंथ बोल लीजिए तो टोटल आप लोगों का स्ट्रेन निकल जाएगा वहां से। रिडक्शन इन एरिया इन टेंशन और ऑफन यूज एट एम्पेरिकल मेजर ऑफ डक्टिलिटी, मटेरियल कितना डिफॉर्म हो सकता है, ठीक है, उस उस बेसिस पे भी हम सिलेक्शन ऑफ मटेरियल करते हैं। ठीक है, कि किसी वर्किंग कंडीशन में, किसी फ्लक्चुएटिंग लोड में अगर मटेरियल डिफॉर्म होता जा रहा है, होता जा रहा है, ठीक है, आप लोगों ने ब्रिटल मटेरियल सेलेक्ट कर लिया तो वो तुरंत ब्रेक हो जाएगा और आपको बेसिकली एक डैमेज टू प्रॉपर्टी होगी।
ठीक है। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस दैट वी प्रेफर डक्टाइल ओवर ब्रिटल मटेरियल। क्लियर है। नाउ स्ट्रेंथ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेंथ, हर जगह आप लोग सुनते होंगे, बेसिक एक इंग्लिश वर्ड ही है स्ट्रेंथ का। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मटेरियल व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोडिंग, ठीक है। व्हाट इज दिस स्ट्रेंथ? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोडिंग, ठीक है। जितना स्ट्रेंथ उसके पास होगा, लाइक आप जितनी ताकत से किसी चीज को रोक सकते हैं वो कहलाएगी आप लोगों की स्ट्रेंथ, ठीक है। बट एक टाइम आएगा कि वो स्ट्रेंथ शायद इंक्रीज होती जाए और आपकी स्ट्रेंथ कम पड़ जाए उसमें, तब क्या होगा, फिर हमारी बॉडी डिफॉर्म होती है, फिर हम टूट जाएंगे। ओके, सो सेम कॉन्सेप्ट आप लोगों के इंजीनियरिंग मटेरियल्स का भी है। इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोडिंग। ओके, स्ट्रॉन्गर द मटेरियल कैन विथस्टैंड विथ ग्रेटर द लोड, जितना स्ट्रॉन्ग मटेरियल होगा उतनी ज्यादा वो लोड बेयरिंग कैपेसिटी रखता है, ठीक है। द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट एन मटेरियल कैन विथस्टैंड बिफोर डिस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। पॉइंट ई जो आप लोगों ने देखा था, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस हमने ई जो है आपको बेसिक जो टॉप ऑफ द कर्व जो दिख रहा है दैट विल बी योर द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट द मटेरियल कैन बियर, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5 इज योर ब्रिटलनेस, ठीक है। ब्रिटल मटेरियल हमने देखा, व्हाट वाज ब्रिटल मटेरियल, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसमें नहीं होता, सीधे वो ब्रेक हो जाते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग विदाउट मच परमानेंट डिस्टॉर्शन, ठीक है। देयर आर मेनी मटेरियल विच ब्रेक और फिल बिफोर मच डिस्टॉर्शन सच एज ग्लास आयरन, कास्ट आयरन एटसेट्रा, ठीक है। कास्ट आयरन मैंने आपको बताया है कि कास्ट आयरन जो है बेसिकली हम उसको ब्रिटल में कंसिडर करते हैं, स्टील जो है वो हम कंसिडर करते हैं आपका डक्टाइल मटेरियल। ओके, a brittle material should not be considered as lacking in strength, it is only shows a lack of elasticity, ठीक है। ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट से आप लोगों के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी क्या होती है और डक्टिलिटी में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो क्या डक्टाइल मटेरियल की ज्यादा स्ट्रेंथ होगी कि ब्रिटल मटेरियल की? ये स्टेटमेंट बोल रहा है ब्रिटल मटेरियल शुड नॉट बी कंसिडर एज लैकिंग इन स्ट्रेंथ, इट इज ओनली शोज द लैक ऑफ इलास्टिसिटी। उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी कम होती है बट स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिस मटेरियल डू नॉट हैव यील्ड पॉइंट एंड वैल्यू ऑफ ई स्मॉल। ओके, व्हाट इज इट? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आप लोगों ने जो देखा था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको यील्ड पॉइंट मिला था, बट ये कर्व आप लोगों का जाके सीधा यहाँ पे होता है, देयर इज नो एनी शॉर्ट ऑफ यील्डिंग फिनोमेना, सीधा डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, सीधा ब्रेकिंग होगी। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि विट बेसिकली पॉइंट इज नॉट फाउंड इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल डिफॉर्मेशन या टेस्टिंग ऑफ ब्रिटल मटेरियल यूटीएम, तो यील्ड पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, सीधा ब्रेकिंग पॉइंट मिलता है, ठीक है। नाउ टफनेस, ठीक है, टफिंग, टफनेस, टफ, ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, मीनिंग भी सेम है। टफनेस मीन्स एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू विथस्टैंड बोथ प्लास्टिक एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। कितना लोड एक मटेरियल बेयर कर सकता है वो कहलाती है उसकी प्रॉपर्टी टफनेस, ठीक है। हाईली डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ मटेरियल, मशीन पार्ट्स विथस्टैंड शॉक एंड वाइब्रेशन। ओके, दिस माइल्ड स्टील is says to be much tougher than a glass। माइल्ड स्टील कर आप लोग देखेंगे तो कर्व मैं आप लोगों को शो करना चाहूंगा यहाँ पे। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी है आप लोगों की, ठीक है, अप टू दिस फ्रैक्चर पॉइंट, सो द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट इज बेसिकली एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फ्रैक्चर पॉइंट इज योर टफनेस। याद रखिएगा, क्वेश्चन स्ट्रेट पूछता है, ठीक है, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज व्हाट, तो इट इज अ टफनेस। क्लियर है। नाउ हार्डनेस, ठीक है, देखिए थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं, बट अगर आपको एग्जैक्ट इसका डिफरेंस समझ नहीं आएगा तो आप एक ही डेफिनेशन दे देंगे स्ट्रेंथ के लिए भी, टफनेस के लिए भी, हार्डनेस के लिए भी, ठीक है। और नेक्स्ट आप लोग देख रहे होंगे दिस इज योर स्टिफनेस। तो समझिए हार्डनेस क्या है, हार्डनेस इज क्लोजली रिलेटेड टू स्ट्रेंथ। पहला स्टेटमेंट याद रखिएगा, स्ट्रेंथ नहीं है, क्लोजली रिलेटेड स्ट्रेंथ है, बट इट इज अ एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट स्क्रैचिंग, एब्रेशन, पेनिट्रेशन विद एक्सटर्नली अप्लाइड एक्सटर्नल लोड, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या था, एक बार वो देखिए, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोडिंग, ठीक है। और आप लोगों का हार्डनेस क्या है, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट स्क्रैचिंग, ठीक है। डिफरेंस समझ जाइए,
तो स्ट्रेंथ और हार्डनेस में तभी आप लोगों को क्लियर होगा, अदरवाइज आप लोग ये बोले कि सर मटेरियल हार्ड है तो उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। क्लियर है? तो दिस इज योर सेवेंथ प्रॉपर्टी। नाउ कम्स द स्टिफनेस या रिजिडिटी। ठीक है, स्टिफ बोलते हैं आप लोग, कितना स्टिफ है, कितना रिजिड है बॉडी हमारा। ओके, फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड है। तो व्हाट इज दैट फ्लेक्सिबल एंड रिजिडिटी? रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द स्टिफनेस। ठीक है, बॉडी कितना जल्दी डिफ्लेक्ट ना हो तो वो कहलाएगी उसकी स्टिफनेस। अगर आपको किसी भी, इधर आप लोग देखते हैं मटेरियल डिजाइनिंग में, मटेरियल ज़्यादा डिफॉर्म नहीं करना है, डिफ्लेक्ट नहीं होना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप लोग ये बोल सकते हैं कि यू हैव टू यूज अ मटेरियल विथ हाई स्टिफनेस या हाई रिजिडिटी। क्लियर है? स्टील इज स्टिफर और मोर रिजिड देन एल्यूमिनियम। ठीक है, स्टील इज स्टिफर, दैट मीन्स हम एल्यूमिनियम के पे ना यूज करते हैं, हम स्टील भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टील की प्रॉपर्टी है कि उसमें डिफ्लेक्शन कम होगा। ठीक है, बिकॉज स्टिफनेस उसमें ज़्यादा है। ओके, स्टिफनेस इज मेजर्ड बाय यंग्स मॉडुलस। ठीक है, व्हाट इज दिस ई? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस आप लोग जो बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर ई। तो स्टिफनेस ई के फॉर्म में मेजर होता है। द हायर वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस इज, दिस मीन्स स्टिफर द मटेरियल। ई इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन गिवन बाय स्लोप ऑफ ओ ए। ठीक है, तो ये आप लोगों को ओ ए कहाँ से मिलेगा? दिस वॉज, लेट अस से योर प्रोपोर्शनल लिमिट, हुक्स लॉ जहाँ तक फॉलो होता है। तो इस कर्व को जब आप लोग नीचे की ओर ले आएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो आप लोगों को स्लोप मिल रहा है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज योर स्टिफनेस। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई। सो दिस आर द बेसिक 8 major properties that are being shown in a stress strain curve, okay, that can be derived, that whose values can be derived from the stress strain diagram। ठीक है, एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को कोई भी डेफिनेशन पूछ के प्रॉपर्टीज के बारे में डेफिनेशन पूछ सकता है, कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा होनी चाहिए, किस कंडीशन के लिए पूछ सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है मटेरियल में। क्लियर है? एक प्रॉपर्टी और यहाँ पे नहीं है, मैं ऐड करना चाहूंगा, जो होता है रेजिलियंस का। ठीक है, व्हाट इज बेसिकली दिस रेजिलियंस? टफनेस हमने देखा था, टफनेस एबिलिटी टू विथस्टैंड विद प्लास्टिक एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो देखिए, जब भी बॉडी डिफॉर्म होती है, ठीक है, स्प्रिंग आप लोगों ने देखा है, स्प्रिंग में क्या होती है, वो डिफॉर्म होती है, दैट मीन्स उसमें एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, एक्सपैंड होगी, दैट मीन्स वो अपने एनर्जी उसने रिलीज कर दिया। सेम थिंग, कोई भी बॉडी डिफॉर्म हो रहा है तो ड्यू टू दैट डिफॉर्मेशन इट गेन सम एनर्जी। ठीक है, तो टफनेस इज बेसिकली ए काइंड ऑफ एनर्जी दैट अ मटेरियल कैन स्टोर। क्लियर है? याद रखिएगा, टफनेस इज ए सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी रिलेटिंग टू द एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, एंड द सेम इज योर रेजिलियंस। डिफरेंस पूछता है टफनेस और रेजिलियंस में। ठीक है, टफनेस क्या है? क्लियर, यहां से मैं कर देता हूं आप लोगों को, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने देखा था, द एरिया अंडर द कर्व ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है, अप टू द फ्रैक्चर लिमिट। ठीक है, तो ये कहलाता है आप लोगों का, यहां से अगर मैं एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर दूं नीचे की ओर अप टू दिस कर्व, तो ये जो एरिया आप लोगों का कवर अप हो रहा है, ठीक है, ये पूरा एरिया, ये कहलाएगा आप लोगों का टफनेस ऑफ द मटेरियल। ठीक है, बट व्हाट अबाउट द रेजिलियंस? रेजिलियंस इज प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, कहां तक? इलास्टिक लिमिट। याद रखिएगा, ये जो पॉइंट बी था ये हमारा इलास्टिक रीजन था, तो इसके नीचे जो ये पोर्शन आप लोगों को मिल रहा है, ये कहलाएगा आप लोगों का रेजिलियंस। ठीक है, क्लियर है? डिफरेंस पूछता है, प्रॉपर्टीज आप लोग इतनी ही है बेसिक, अगर आप लोग देखेंगे तो स्ट्रेंथ, हार्डनेस, ठीक है, स्टिफनेस, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस। ओके, नाउ कम्स योर टफनेस एंड स्टिफनेस। ठीक है, रेजिलियंस। 9 प्रॉपर्टी 8 प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़नी है, इसमें से क्वेश्चन आता है। कर्व से बेसिकली क्वेश्चन रेज होता है, तो आप लोगों का होगा कि कौन से पॉइंट को हम क्या रीजन बोलते हैं, पॉइंट सी क्या है, पॉइंट डी क्या है। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहाँ पे मिल रहा है, नेकिंग कहाँ स्टार्ट हो रही है। ओके, तो ये सब चीजें आप लोगों को पढ़नी है। वैसे मैंने पूरा का पूरा पॉइंट आप लोगों को कवर कर दिया है। वीडियोस को अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो रिवाइज करके थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को बेसिक सभी चीज़ें, सभी टॉपिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है?
सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे था। नेक्स्ट वीडियो बेसिकली हम मूव ऑन करेंगे कि हमारा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कवर हुआ था, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कवर हुआ था। ठीक है, अब रह जाता है बल्क मॉडुलस, जो बेसिकली आप लोगों का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के टॉपिक पे आएगा। वो मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ like my videos and please subscribe my channel. Okay.